भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव हमेशा से आपको बड़ी और सटीक खबरें लगातार देती रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भारत लाइव की टीम लगातार सजग है और सारी जो अपडेट है वो लगातार आप तक पहुंचा रही है। आपने देखा होगा किस तरह से पहले गठबंधन की राजनीति चली, गठबंधन में सीट शेयरिंग पे मसला नहीं सुलझा रहा था। इसके बाद जो भी दल है जो बिहार की राजनीति में इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2020 के मैच में, उन्होंने दल बदल का जो काम शुरू कर दिया, दल ने दल बदल का काम शुरू कर दिया, यानी कि इस खेमे से उठ करके इस खेमे में जाना शुरू कर दिया। इसके बाद समीकरण भी बन गई, सीट शेयरिंग पर जो है बातें भी बन गई, लेकिन इसके बाद जो टिकटार्थी थे वो इस तरह से दिख रहे थे, जितने भी टिकटार्थी हैं उन्हें टिकट तो मिला, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने अपना जो है खेमा ही बदलना शुरू कर दिया। ऑप्शन भरपूर है, तो इस बार जो है सब उसका फायदा उठाना चाहते हैं। आखिर 2020 का मैच है, स्पीड में ही सारी काम हो जानी चाहिए। तो अब जो है एक बड़ी बात आपको देखने को मिल रही होगी, किस तरह से आपने देखा होगा बिहार की राजनीति में जब भी बात करें बिहार की राजनीति की तो जातिगत आंकड़े सामने आ ही जाते हैं। जाति पे ही बिहार की राजनीति होती रही है, ये मैं नहीं, बहुत अरसों से ये बातें समझ आ रही है। अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं बाहर के भी लोग यही बात समझते हैं कि बिहार की राजनीति में जाति एक बड़ा फैक्टर होता है। बहरहाल इस बार मुद्दा कुछ अलग हुआ है, रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसका मुद्दा दिख रहा है चुनाव में, इसलिए तो खुशी की बात है। लेकिन इंटरनली रूप से टिकट शेयरिंग की बात हो, सीट शेयरिंग की बात हो, हर जगह जाति एक बड़ा फैक्टर रहा है। कैसे रहा है ये तो बाबा बताएंगे। तो बाबा, कैसे रहा है इस बार फिर से? सुमन, आपने जो बातें कही हैं उन बातों में कुछ बातें हैं जो बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करने की ज़रूरत है जी। सबसे पहले तो अंडरलाइन करने की ज़रूरत है कि हम आज जिस विषय को लेकर के चल रहे हैं, पहले तो ये बता दें कि खबरें तो आपको बहुत जगह मिल जाती हैं, लेकिन हम खबरों का विश्लेषण करते हैं। खबरों का विश्लेषण इसलिए करते हैं कि जो बातें आपने सुना होगा कि फलाने नेता ने फलाना कुछ कहा, फलाने नेता ने फलाना कुछ कहा, और बातें वहीं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर किसी ने कुछ कहा तो उसका संदर्भ क्या था और उस संदर्भ में उसका परिणति क्या हुआ। आपने अगर खेत में एक बीज डाला, उसको सोहा, कोड़ा, उसमें खाद पानी डाला, उसके बाद वो पौधा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, उसमें फसल लगे कि नहीं लगे, फल आया कि नहीं आया, और फल आया तो उसकी कीमत क्या हुई, ये सारी चीजें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बिहार की राजनीति में जो बातें होती हैं, जो अंडरग्राउंड में बातें होती हैं, उन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं हम प्रयास करते हैं कि वो बातें आपको उसी परिप्रेक्ष्य में ला करके रख दें, और इस काम में हम प्रयास करते हैं कि आप तक सही और सटीक बातें हम रख दें। इन्हीं बातों को लेकर के आपको याद होगा कि शुरुआत की गई थी बिहार के राजनीति को एक अलग तरीके से गढ़ने और मढ़ने की, जिसकी शुरुआत तेजस्वी यादव ने की थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि A to Z की पार्टी है और A to Z हम लोगों तक पहुंचेंगे। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही थी। तो ऐसा लगा था कि लालू प्रसाद के MY समीकरण को कहीं ना कहीं इसमें अब विराम लगने वाला है और आरजेडी एक नए कलेवर में, नए तेवर में 2020 के चुनाव में एक सवाल है, ये MY समीकरण की जो बात है लगातार सभी दर्शक भी सुनते रहते हैं MY। तो इस सारे समीकरण का जो गठन है किस काल में हुआ था बाबा? ये शुरुआत हुआ था जब आप 70 के दशक में जब आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आज़ादी की लड़ाई का मतलब हम बिहार की आज़ादी और इस देश की लड़ाई में लोकतंत्र की आज़ादी की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के कांग्रेस लगातार सत्ता में रही और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर देश के लोगों का भरोसा हो गया था। ऐसा नेक्सस बन गया था कि लोग हर हाल में यही समझते थे कि कांग्रेस को ही वोट देना है, और ये परंपरागत चला। पिता के बाद जो है पुत्री, पुत्री के बाद पुत्र, और ऐसी राजनीति आगे बढ़ती चली गई थी। और 70 के दशक में जो आंदोलन संपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसे जेपी ने आज, जैसा कि आज जेपी जी के जयंती जी, तो वो उन सब बातों को लेकर के जो चर्चाएं शुरू हो गई थी, उसमें सत्ता बदलना लाजमी हो गया था और उसके बदलने की तैयारी शुरू हो गई थी। जेपी ने एक आंदोलन छेड़ा, जिस आंदोलन के उपज थे लालू प्रसाद, अश्विनी कुमार चौबे, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, जो अभी वर्तमान देश और बिहार की राजनीति में पूरी तरह, रामविलास पासवान तो उसमें थे ही। ये सारे लोग उसी दौर के नेता थे और इन लोगों ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अपना एक अलग स्थान बनाया। जेपी आंदोलन से निकले हुए सारे नेता थे। इन सब के बीच में अश्विनी चौबे सबसे सीनियर हुआ करते थे और उनके ही प्रयासों से लालू प्रसाद जैसे लोग को छात्र नेता के रूप में स्वीकार्योक्ति मिली और ये अध्यक्ष भी बने थे पटना विश्वविद्यालय के।
इसके बाद की राजनीति की बात करें तो जब मुख्य राजनीति में प्रवेश की बात हुई तो सभी लोगों ने लालू प्रसाद को, चूंकि लालू प्रसाद मुखर भी थे, वाचाल भी थे और चालाक भी थे, ये सब को लेकर के उनको आगे बढ़ाया गया। और आगे बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि उसमें तो नीतीश कुमार ने इतना ज्यादा आगे बढ़ करके सब कुछ किया था कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष तक बनाने की जो पूरी नेक्सस बनी थी उसमें बहुत जम करके इन्होंने काम किया था। और उसका फायदा ये हुआ कि उस समय से क्या मतलब एक राजनीतिक परंपरा रही है कि जो नेता प्रतिपक्ष होगा वही अगर सत्ता में उसका दल या गठबंधन आता है तो उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिलेगी। और हुआ भी ऐसा ही। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार बड़ी खुश थे उस समय। कारण उसका था कि उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कहा था लालू प्रसाद को कि यदि यादवों को फोकस कर लेते हैं आप और मुस्लिमों को, जो कि अब तक कांग्रेस के तरफ हैं, अगर उन्हें यह बता दिया जाए कि कांग्रेस ने अब तक आपको छला है तो हम कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक के साथ साथ यादवों के वोट बैंक, चूंकि यादव और मुस्लिम का वोट बैंक सबसे ज्यादा था जनसंख्या बल के आधार पर सब कुछ होता है, आपको पता है और इस नेक्सस को उन्होंने कहीं ना कहीं पकड़ लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और वो आज तक चल रहा है। अब वही फार्मूला जो है उनके बेटा कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के उस फार्मूला से हम अलग हट करके वो तो हमारा है ही, हम A to Z करेंगे, लेकिन यही उनका मिस्टेक हो गया और यही फार्मूला जो है कहीं ना कहीं एनडीए के लोगों ने पकड़ लिया। नीतीश कुमार ने M और Y की बात करें तो Y को पूरी तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा। आपने अगर देखा होगा कि नाम तो नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, नंदकिशोर यादव, रामकृपाल यादव, नवल किशोर यादव, हुकुमदेव नारायण यादव, एक लंबी फहरिस्त है बड़े बड़े नेताओं की, यादव नेताओं की, जो कहीं ना कहीं एनडीए के खेमे में बीजेपी ने अपने हाथ में कर लिया और मुस्लिमों को पसमंदा वगैरह वगैरह करके नीतीश कुमार अपने खेमे में करने लगे। ये 2014 में नजर आया। 2014 में ये नेक्सस पूरी तरह से एकदम बिखरा हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद हाशिए पर चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीत करके ये बात साबित किया कि वो इस नेक्सस को समाप्त कर चुकी है। 2019 में उससे भी बड़ा परिणाम आया कि 40 में से 39 सीटें जीत गए। एक सिर्फ महागठबंधन को मिला जो कांग्रेस के मुस्लिम नेता जीते। इसके बाद आप देखिए, ये तो 2014-2019 की बात होती है, लेकिन इस बीच में 2 चुनाव हुए विधानसभा के लेकिन दोनों विधानसभा के चुनाव में फिर ये नेक्सस काम कर गया। यानी कि लोकल जो बॉडीज हैं उनके चुनाव में कहीं ना कहीं ये नेक्सस अभी भी प्रभावी था जिसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने कैश कर लिया 2015 के चुनाव में और फिर 2020 के चुनाव में उसी नेक्सस को कहीं ना कहीं वो जो बदलने का प्रयास करते थे, महीन सी लकीर उसमें खींच रहे थे तेजस्वी यादव, उस लकीर को पूरी तरह से ब्रेक करके तेजस्वी यादव को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से इस पूरे नेक्सस को कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार ने समझ लिया और साथ साथ एलजेपी भी। इन सभी ने मिल करके कहीं ना कहीं जहां एक तरफ बीजेपी ने सवर्णों को अपने पक्ष में करने का काम किया, वहीं यादव और अन्य भी उनके साथ थे ही, जैसा कि 2019 में भी उनके साथ थे और 2020 में भी उनके साथ हुए। अब मुसलमानों को समझाने और अति पिछड़ों को समझाने, दलितों को समझाने की जो बात थी या अपने पक्ष में करने की बात थी, उसका भार नीतीश कुमार को दिया गया। लेकिन इस बीच में एक घटना जो है वो चिराग पासवान ने घटा दी, वो अलग हो गए और इस सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। अंततः नीतीश कुमार और बीजेपी ने जो बनाया था कि इस लालू फार्मूले पर आने वाले चुनाव में 2020 में हम एक बड़ा सा अंतर पैदा कर देंगे, वो अंतर शायद पैदा करने की स्थिति आ गई थी और उसके आने के साथ ही आप समझ लीजिए कि बिहार में बहुत बड़ा एक बदलाव हो जाता है अगर ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन अंततः ये बात तेजस्वी यादव को समझ में आ गई कि भैया अब हमको लालू फार्मूले पर ही चलना होगा, क्योंकि जब लालू फार्मूले पर हमारे विरोधी चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और इसी का नतीजा हुआ कि आपने देखा होगा कि जो भी सीटें 30 और 32 सीटें जो अब लड़ रहे हैं पहले चरण में, उसमें से 20 यादवों को टिकट देना इस बात को बताता है कि लालू फार्मूला फिट है। वहीं अगर जदयू की बात करें तो जदयू ने भी 18 सीटें, यानी कि लालू यादव ने 20 दी जो एमवाई समीकरण उनका कोर वोट रहा, जदयू ने इस बार जो है प्रथम चरण में 18 सीटें यादवों को। जी कारण है कि उसका 3 सीट जो है बीजेपी दे रही है तो कहीं ना कहीं वो तो ज्यादा हो ही गया। और जहां यादव लड़ा रहे हैं तेजस्वी यादव, वहीं से यादव लड़ा रहे हैं जेडीयू से भी या फिर बीजेपी से। अब इन सब को देखते हुए एक बात तो पक्का नजर आ रहा है कि इस लड़ाई में जितना अधिक लालू फार्मूला जो है फिट बैठ रहा है उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं।
और कोई पार्टी कर भी नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना, जिस तरह से आरजेडी 20 सीटें दे रही है प्रथम चरण के चुनाव के लिए, वहीं यादवों को जो है जदयू ने 18 टिकट बांट दी है और बीजेपी ने 3 सीटें दिया है, 21 सीटें हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 2015 के आंकड़े देखें तो 243 में से 61 की संख्या में यादव जीत करके आए थे जी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा नेक्सस था। वहीं अगर बात करें तो मुस्लिम 24 जीत करके आए थे, 38 जो हैं अनुसूचित जाति जीत करके आए थे, और राजपूत की बात करें तो 19, कुशवाहा की बात करें तो 19, भूमिहार 17 जीत करके आए थे, कुर्मी 16 जीत करके आए थे, वैश्य 16 जीत करके आए थे, ब्राह्मणों की 10 संख्या थी, कायस्थों की 3 संख्या थी, और इन सब में अनुसूचित जाति के जो 2 सीट हैं उस पर भी जीत करके लोग आए थे। और ये पूरा मुस्लिम का हमने बताया था 24 सीटें जीत करके आई थी। तो सबसे पहले जो अगर बड़ा एक धड़ा था उसमें से 243 में से 100 से ज्यादा सीटें, 105 सीटें जीत करके आने वाले एमवाई ही थे। इसका मतलब था कि लालू फार्मूला फिट था। और एक बार फिर से 2020 में अगर तेजस्वी यादव ने लालू फार्मूला को ही अपना बेस बनाया है तो ये राजनीति की एक धारा है और जीत हार के आंकड़े इसी पर फिट होने हैं। जी, हालांकि कोई भी राजनीतिक दल लालू यादव के जो समीकरण है वह समीकरण इस पे चोट करते हो, वो बयानों में चोट करते हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो किस तरह से आपने बाबा ने आपको बताया 2015 के चुनाव के दौरान, एक बार फिर से हम आगे दोहरा देते हैं, यादवों ने 100 यादव जाति के जो कैंडिडेट थे उन्होंने 61 सीटें जीत करके आए थे। यानी कि यादवों ने 61, राजपूत 19, अगर कुशवाहा की बात करें तो 19, भूमिहार की बात करें तो 17, कुर्मी जो है वो भी 16, वैश्य 16, ब्राह्मण जो है 10 सीट जीत करके आए थे, कायस्थ 3 सीट जीत करके आए थे, अनुसूचित जाति की बात करें तो वो 38 सीट जीत करके आए थे, अनुसूचित जनजाति 2 सीट जीत करके आए थे, और मुस्लिम जो है 24 सीट जीत करके आए थे। आंकड़े पे एक बार फिर से अगर आप नजर डालेंगे तो देखेंगे कि एमवाई समीकरण ही जो है प्रभावी है। बिल्कुल प्रभावी। यादव जो है सबसे ज्यादा 61 सीट, और मुस्लिम उसके बाद द्वितीय नंबर पे जो है 24 सीट था। जी। और ईबीसी ओबीसी जितने भी है, जो जिसको लालू यादव के अलावे नीतीश कुमार अपना कोर वोटर मानते हैं, जिसमें बहुत सारी जातियां जुड़ी हुई हैं, वो 38 सीटें लेकर के आई थी। यानी कि बिहार की राजनीति में डोमिनेट अगर कहीं कर रहा है तो ये 3 वर्ग कर रहा है, जिसमें ईबीसी ओबीसी हैं जो दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे यादव हैं, और तीसरे नंबर पर मुस्लिम हैं। अगर इसका गठजोड़ जिसके पास चला जाएगा वो जीत का आंकड़ा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं सवर्ण हाशिए पर जा रहे हैं, और जिसका आप शोर भी सुनाई आपको दे रहा होगा। कांग्रेस और बीजेपी कुछ एडजस्टमेंट की बात जरूर कर रही है, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा अगर देखिए एक तरफ से तो लालू फार्मूले पर ही घूमती हुई नजर आ रही है। मतलब बिहार की राजनीति अभी भी लालू फार्मूले पर घूमती हुई नजर आ रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है। बिना मिलावट की खबर के लिए और सटीक खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।